हेलो एवरीवन। वेलकम टू हिंदी हब विद चेतना। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। समास। कक्षा का पाठ्यक्रम जिसमें समास दिया गया है। जानते हैं आज हम इस वीडियो में, इस क्लास में क्या क्या सीखेंगे। शाब्दिक अर्थ, परिभाषा, प्रकार, उदाहरण, बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो यही दो समास है। उसको पहचानने की ट्रिक्स और अंत में एमसीक्यू। चल शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। समास का शाब्दिक अर्थ। समास क्या होता है? समास शब्द संस्कृत के सम और अस धातु से बना है। सम का अर्थ है संक्षेप या साथ, संक्षेप करना या साथ। अस का अर्थ है होना, अतः समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेपण और संक्षेप में कहना, या संक्षिप्तीकरण भी हम इसे कहेंगे। संक्षेप में किसी भी चीज को छोटा रूप में देना। समास की परिभाषा। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया और संक्षिप्त शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बने और उसे शब्द को जब हम संक्षिप्त बनाने की प्रक्रिया जो करते हैं वही प्रक्रिया समास कहलाती है। मीन्स शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। संक्षिप्त का मतलब होता है छोटा करना। समास में बीच की विभक्ति, कारक चिन्ह और अव्यय को हटा दिया जाता है। जब भी कोई ऐसे शब्द होते हैं जिसमें कारक चिन्ह होते हैं, हम कारक चिन्हों के प्रयोग के बिना तो बोल ही नहीं सकते, भाषा का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो जब समास में विभक्ति चिन्ह होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, अव्यय होते हैं, उनको हटा दिया जाता है तो वह समास बन जाता है, उसका विग्रह हो जाता है। जैसे कि राजपुत्र, आप देख सकते हैं इसका जब हमने विग्रह, विग्रह करना मीन्स उसको तोड़ना। राजा का पुत्र, हमने इन दोनों पदों को अलग अलग कर दिया, तो इसमें जो विभक्ति लगी वो राजा का पुत्र, समासिक पद हुआ इसका राजपुत्र। देशभक्ति, देश की भक्ति, देखिए यहां पर हमने जो पद यूज किया है उसमें हमने विभक्ति यूज नहीं की है, लेकिन जब हम इसका विग्रह करते हैं, जब हम इस शब्द को तोड़ते हैं तो यहां पर हम विभक्ति का प्रयोग करते हैं। देश की भक्ति, उसमें जो विभक्ति, उसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उसको हम हटा लेते हैं, तो फिर वो सामासिक पद बनेगा देशभक्ति। महापुरुष, महान है जो पुरुष, महापुरुष, यहां पर है जो महापुरुष। समाज से जुड़े महत्वपूर्ण शब्द, समस्त पद और सामासिक पद। समाज से नया शब्द जैसे राजपुत्र, जब हमने राजपुत्र शब्द का समास विग्रह किया, समस्त पद को तोड़कर लिखा, तो हमने उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे राजा का पुत्र आप यहां पर देख सकते हैं। पूर्व पद, हर शब्द में एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला शब्द, जैसे आप यहां पर देखेंगे पूर्व पहले वाला, और यहां पर उत्तर पद मतलब
बाद वाला शब्द, बाद वाला शब्द, इससे भी आप समझ सकते हैं। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है। तो मैं हमेशा उनको ट्रिक बताती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये हमने यहाँ पर लगाया प और यहाँ से मिलाया प। तो मैं उनसे कहती हूँ कि ये प और ये प दोनों को आप याद रखेंगे। जब भी मैं उपसर्ग समझाती हूँ, जब मैं प्रत्यय समझाती हूँ, तब भी मैं ऐसे ही ट्रिक का यूज करती हूँ। तो प से पूर्व, प से पहले, पहले वाला पद, उत्तर पद, बाद वाला शब्द। तो यहाँ पर समस्त शब्दों को तोड़कर लिखना, जैसे राजा का पुत्र, पूर्व पद पहले वाला, राजपुत्र में राज पहला शब्द था, और उत्तर पद मीन्स बाद वाला शब्द, वो क्या था, पुत्र। तो समस्त पद का दूसरा भाग पुत्र था, और पहला पद जो था, पूर्व पद जो था, वो राजपुत्र था। इस तरह भी आप समझ सकते हैं। समास के प्रकार, हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास, इसमें पूर्व पद मीन्स पहले वाला जो शब्द है, पहले वाला जो पद है, वो कैसा होगा, अव्यय वाला होगा, या उसमें अव्यय होगा और उसमें उपसर्ग होंगे। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि या तो वो पहला पद जो है वो अव्यय होगा, अव्यय होगा तो अव्यय किसी भी स्थिति में अपना मूल रूप नहीं छोड़ते, वो एज इट इज बने रहते हैं। जैसे कि अव्यय प्रतिदिन, तो प्रतिदिन कभी नहीं, दिन बदल सकता है, प्रति अव्यय है, प्रति कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि प्रति के साथ प्रतिपल होगा, प्रति वर्ष होगा। ठीक है, तो प्रति कभी नहीं बदलेगा। यथासंभव, यथासंभव, यथा कोशिश, तो ये शब्द कभी नहीं बदलते। तो यहाँ पर हम अव्यय का ध्यान रखेंगे कि जो पहला पद होगा वो अव्यय होगा, वो उपसर्ग होगा, उसमें बे भी होगा, उसमें अनु भी होगा, उसमें अप भी होगा। ये सब अव्यय और अपवाद उपसर्ग कहलाते हैं। तत्पुरुष समास, उत्तर पद प्रधान और कारक चिन्ह का लुप्त होता है। अभी मैंने आपको बताया कारक चिन्ह जो हमारी विभक्ति होती है, जैसे का, की, के लिए, ये सब हमारी विभक्ति चिन्ह है। तो जब हम इनको हटाते हैं तब हम तत्पुरुष समास का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर मीन्स बाद वाला जो पद होता है वो प्रधान होता है। कर्मधारय समास, विशेषण और विशेष्य या उपमा या संबंध दिखाना। जैसे जब भी कर्मधार, हम इसकी ट्रिक्स पढ़ते हैं पहले। द्विगु समास, पूर्व पद संख्यावाचक, पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है। द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, विपरीत अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास, कोई पद प्रधान नहीं बल्कि तीसरे पद की ओर बोध कराता है। आइए विस्तार से जानते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, वह प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। समस्त पद भी यहाँ अव्यय बन जाता है। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पूर्व पद अव्यय, यथा, प्रति, अभी समझाया, आ, भर, निस, बे, हर, ये सब अव्यय है, ये उपसर्ग भी होते हैं, और विग्रह के अनुसार प्रत्येक, बिना, तक, के, बाहर आदि आते हैं। जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, तो यहाँ पर अव्यय क्या होगा, यथा। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, प्रति। आजन्म, जन्म से लेकर, तो यहाँ पर आ कभी भी नहीं बदलता, आमरण हो जाएगा, उसमें और कोई नया शब्द ऐड हो जाएगा। भरपेट, पेट भर के। बेकाम, बिना काम के, तो बे यहाँ पर उपसर्ग है या अव्यय है। निडर, बिना डर के, निस।
हर घड़ी, हर एक घड़ी, घर घर, प्रत्येक घर, पुनरुक्ति शब्दों में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद, दूसरा पद प्रधान हो, उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद प्रधान हो, और दोनों पदों के बीच से कारक चिन्ह को, विभक्ति चिन्ह को हटा दिया जाता है, उसका लोप हो जाता है, तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे तत्पुरुष के उपभेद कारक के आधार पर, तत्पुरुष समास जो है वो कारक के आधार पर ही बनाया गया है। जैसे कि कर्मधारय, कर्म में को, ये सारे इसके विभक्ति चिन्ह है। करण से और के द्वारा, संप्रदान के लिए अपादान अलग होने की स्थिति में संबंध का की के रारी रे नानी ने, अधिकरण पुरुष में और पर। तो आइए इसको हम जानते हैं, इसके उदाहरण। कर्मधारय, कर्म तत्पुरुष, ग्रहण सुख, ग्रहण को सुख, आप यहाँ पर विभक्ति चिन्ह देख सकते हैं। मन चाहा, मन से चाहा, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, अगर मुझे के लिए नहीं लगाना है तो मैं देशभक्ति बोलूंगी। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, इससे हम अलग होने के आधार पर यूज करते हैं। जब भी हम कोई चीज अलग करने के लिए बात करते हैं तो फिर हम से का उपयोग करते हैं, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे। संबंध तत्पुरुष, काकी के राजा का पुत्र, मोहन की गाय। अधिकरण तत्पुरुष, जलमग्न, जल में मग्न, जल में मग्न। तो ये थे हमारे तत्पुरुष समास के भेद और उसके प्रकार। कर्मधारय समास, तीसरा समास, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो, मीन्स पहला पद जो होगा वो विशेषण होगा, वो किसी भी शब्द की विशेषता बताएगा, और दूसरा पद जो किसी शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेषण और विशेष्य कहलाते हैं। अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय हो, तुलना करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वह कर्मधारय समास कहलाते हैं। जैसे विग्रह करने पर जो, है, वह, रूपी के समान आदि शब्द आएंगे। मीन्स जब भी हम कर्मधारय समास के अंतर्गत आने वाले शब्दों का विग्रह करेंगे तो उसमें हमें विग्रह करने पर ये शब्द मिलेंगे, जो, है, वह, रूपी के समान। आइए इसके उदाहरण से समझते हैं। विग्रह में जो, है, वह या रूपी के समान आए, पूर्व पद अभी बताया, कोई विशेषता बताए, रंग बताए, उपमान बताए, तुलना के आधार पर। कर्मधारय तत्पुरुष का ही उपभेद है, कर्मधारय समास जो है वो तत्पुरुष समास का ही एक उपभेद माना जाता है। आप कर्मधारय समास के अंतर्गत इतना ध्यान रखेंगे कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है, मीन्स किसी की विशेषता दिखाई जाए। जैसे यह काली गाय मोहन की है, तो गाय कैसी थी, काली, तो मैंने उसकी विशेषता बताई, और विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। लेकिन जिसकी विशेषता बताई जा रही है, जैसे कि गाय काली है, तो गाय यहाँ पर विशेष्य हो जाएगी, आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। समस्त पद मीन्स पूरा शब्द। महापुरुष, अब जब हम इसका विग्रह करेंगे तो आप देखिए इसमें कौन से शब्द आते हैं बीच में। जो, महान है जो पुरुष, एक विशेष एक विशेषण, पुरुष कैसा है, महान। नील कमल, नीला है जो कमल, कमल है परंतु वो कैसा है, यहाँ पर उसकी विशेषता बताई गई है कि वो नीला है। मृग नयन, मृग के समान नयन, मतलब यहाँ पर हमने किसी की तुलना की, किसी की नयन की, किसी की आंख की तुलना हमने मृग के समान की। तो जब भी हम तुलना करते हैं तो उपमान और उपमेय का भेद होता है। तो मृग के समान नयन मतलब किसी के नयन, किसी के नेत्र कैसे हैं, मृग के समान है। चरण कमल, कमल रूपी चरण, मीन्स इसका जो मुख्य पद है वो पीछे की तरफ होगा। जब आप उसका विग्रह करेंगे तो आपको समझ में आएगा। चरण तो है परंतु यहाँ पर जब विशेषता दिखाई कि चरण कैसे है, कमल के समान है। उपमेय और उपमान, लाल है जो मिर्च,
मिर्च, परंतु कैसी? लाल। तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो का प्रयोग हुआ है। विशेष और विशेषण। घनश्याम, घन मीन्स बादल के समान श्याम। उपमेय और उपमान का भेद दिया गया है, देखिए आप। द्विगु समास। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और समस्त पद किसी समूह का बोध कराए उसे द्विगु समास कहते हैं। मीन्स जब भी आपके पास ऐसे कोई शब्द हो जिसमें संख्या हो, जो संख्या का बोध कराता हो, तो वह क्या होगा? द्विगु समास होगा। जैसे चौराहा, पंचामृत, तिरंगा, सप्तऋषि, नवग्रह, नवरात्रि, ये सब संख्या का बोध करा रहे हैं और पहले पद में संख्या आती है, इसलिए यह संख्या दिखाने वाला विशेषण भी हो। समस्त पद किसी समूह का बोध कराए, पूरा शब्द जो है वो किसी समूह का बोध कराए, तो वह द्विगु समास कहलाएगा। आइए हम इसकी ट्रिक और उदाहरण से जानते हैं। पहला पद, ये देखिए यहाँ पर संख्या 2, 3, 4, 5, 7, 9, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, सप्तऋषि, नवरात्रि, विग्रह में का समूह का समाहार आता है। विग्रह करने पर या तो वो समूह का बोध कराएगा या समाहार का बोध कराएगा। देखिए पहला पद तो उसका है, संख्या बता रहा है, और बाद वाला समूह बता रहा है। तो 3 लोक का समूह त्रिलोक कहलाएगा। यहाँ पर संख्या 3। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। वीक 7 दिन का ही होता है, तो यहाँ पर संख्या 7 और दिनों का समूह। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। इसमें आप तिरंगा भी ऐड करेंगे, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार जिसमें 3 रंग मिले हो। तो इस तरह से हमने अभी जाना कि हमारा द्विगु समास क्या है, जो हमें संख्या का बोध कराए। आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास। द्वंद्व, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, द्वंद्व विपरीत। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, मीन्स न पहला पद बड़ा हो न दूसरा पद बड़ा हो, जबकि दोनों समान हो, और जब भी उसका विग्रह करें या तो उसमें या आएगा या और आएगा अथवा आएगा। आदि योजक शब्द जब उसके लुप्त हो जाते हैं तो वह द्वंद्व समास कहलाता है। चलिए देखते हैं। इसमें न पहला पद प्रधान हो न उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद समान हो। जैसे माता पिता, दिन रात, भाई बहन, सुख दुख, दोनों समान है। न माता बड़ी न पिता, बल्कि दोनों समान है। दोनों पद समान महत्व के विग्रह के बीच में या अथवा और आता है। पदों के बीच अक्सर ये जो योजक चिन्ह है, मैंने कल भी आपको बताया था कि समान पदों में यूज किया जाता है। जब इस योजक चिन्ह को हम हटाते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं या, और इस तरह के शब्दों का हम यूज करते हैं। आइए जानते हैं आगे। जैसे राम सीता, यहां पर योजक चिन्ह है, जब मैंने इसे हटाया तो राम और सीता। इतरेतर, इतरेतर का मतलब होता है कि दोनों ही पद एक दूसरे के समान हो। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख या दुख। पाप और पुण्य, पाप पुण्य। देश और विदेश, इतरेतर। भला और बुरा, इतरेतर।
सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला समास, बहुव्रीहि समास। जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो ना उत्तर पद प्रधान हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पदार्थ या अन्य व्यक्तियों का बोध कराए, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मीन्स ऐसे शब्द जिसमें न पहला पद बड़ा हो ना दूसरा पद बड़ा हो, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करे, किसी तीसरे पद का इशारा करे, वहां पर व्यक्ति का भी बोध होता है, पदार्थ का भी बोध होता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जानते हैं इसकी ट्रिक्स। मैं बच्चों को इसकी एक अलग ट्रिक बताती हूँ, थोड़ा साइंस से और सॉरी मैथ से रिलेटेड है। उनको बताती हूँ 1+1 = 3। तो आप इसका ध्यान रखेंगे तो बच्चों को बड़े अच्छे से ध्यान रहता है कि मैम ने बताया था कि पहला पद ना बड़ा पद दूसरा पद, बल्कि दोनों पद मिलके वो तीसरा पद बताए, तो इससे भी वो ध्यान रखते हैं। विग्रह में अंत में है जो, वाला, जिसकी, जिसका, जिसके आता है। समस्त पद किसी अन्य तीसरे का विशेषण बनता है। इस समास में सबसे ज्यादा भगवान के नाम होते हैं, जैसे नीलकंठ। जब हम इसका विग्रह करते हैं तो हमें दोनों ही शब्द उसके मिल जाएंगे, जैसे कि नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। मैं उनको एक और चीज बताती हूँ कि आप जब उसका विग्रह करेंगे तो आपको ऐसा कुछ अजीब सा लगेगा कि लास्ट में कुछ आना चाहिए, तो जब भी आपको ऐसा लगे तो आप उसको एक शब्द उसमें ऐड करना, अर्थात नीला है कंठ जिसका, अर्थात तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा शिव। चार है भुजाएं जिसके, अर्थात भगवान विष्णु। पीला है अंबर जिसका, अंबर से यहां पर मतलब है वस्त्र। पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान कृष्ण। गजानन, गज का आनन है जिसका, गणेश, आनन मतलब सिर। लंबा है उदर जिसका, अर्थात भगवान गणेश। तीन नेत्र है जिसके, त्रिनेत्र, अर्थात शिव। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सरल है, और जब हमने ट्रिक के माध्यम से समझा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए, आप इसका उदाहरण देखिए एक बार। अब बहुव्रीहि और कर्मधारय समास में अंतर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैंने जो आपको समझाया वो अच्छे से समझ में आया होगा। आधार, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर आधार जिसको माना गया है, प्रधान पद मीन्स जो बड़ा पद है, जो ज्यादा महत्व दे रहा है, तो कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। जैसे अभी मैंने आपको बताया 1+1 = 3। अर्थ, पदों का शाब्दिक अर्थ निकले, लेकिन यहाँ पदों से इतर तीसरे का अर्थ, मतलब दोनों पद समान, इतर मतलब समान, दोनों पद समान हो, लेकिन वो इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं, तीसरे पद की तरफ। विग्रह, जब हम इसको तोड़ते हैं, जब हम इसका विग्रह करते हैं, तो जो है वह, रूपी, इस तरह के शब्द विग्रह करने पर बनते हैं। जिसका, जिसके, है जो, अर्थात। उदाहरण, नील कमल, नीला है कमल। अब यहां पर नीलकंठ, नीले कंठ वाला, अर्थात भगवान शिव। संबंध, विशेषण और विशेष्य। कर्मधारय समास में हम विशेषण और विशेष का ध्यान रखते हैं, लेकिन जब भी बहुव्रीहि समास की बात होती है तो वह 1+1 वाला फॉर्मूला ही लगेगा आपका, आप ध्यान रखेंगे। शब्द नीलकमल बनाम नीलकंठ, जब हम यहाँ पर तुलना करते हैं तो समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि आएगा। विग्रह करने पर नीला है जो कमल और नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर तो जिसका हुआ, लेकिन यहाँ पर नीला है जो कमल, अर्थात नीलकमल। नीले रंग का कमल, कमल की बात की गई है, और यहाँ पर नीले कंठ की बात की गई है, अर्थात भगवान शिव जी। प्रधान कमल, उत्तर पद कोई नहीं।
ट्रिक एक बार इसकी देखते हैं। विग्रह करने पर क्या होता है? अव्ययी भाव समास में अभी मैंने आपको बताया कि वहां पर पहला पद जो होगा वो उपसर्ग होगा, वो अव्यय होगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति और कारक चिन्ह होंगे। कर्मधारय में के समान होगा। द्विगु का समूह और समाहार। द्वंद्व और या अथवा अपोजिट वर्ड्स, विपरीत शब्द। बहुव्रीहि जिसका, जिसके, जिसके हैं जो। आप ध्यान रखेंगे इनको, एक बार आप इसको देखिए ध्यान से। बहुव्रीहि समास में देवताओं के नाम होते हैं। द्वंद्व में अपोजिट होता है। यहाँ पे सारी ट्रिक्स डाली गई है। हर समास की 2 से तो अधिक ट्रिक मिलेगी आपको, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है समास, स्पेशली बहुव्रीहि और कर्मधारय समास। बच्चों को इसमें बहुत डाउट होते हैं। चलिए, समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? विस्तार करना, विभाजन करना, विरोध करना नहीं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप में कहना और संक्षिप्तीकरण करना। समास में 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच क्या लुप्त हो जाता है? तो कारक चिन्ह और विभक्ति लुप्त हो जाती है। कारक चिन्ह और विभक्ति काकी केरारी रे। समस्त पदों को तोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? जब भी हम समास को तोड़ते हैं, उसमें से विभक्ति अलग करते हैं, तो समास विग्रह कहलाता है। विग्रह का मतलब ही होता है तोड़ना। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तत्पुरुष तो नहीं है, द्वंद्व भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, क्योंकि प्रति यहाँ पर सर्ग दिया गया है, अव्यय दिया गया है, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, शक्ति के अनुसार। भर पेट में कौन सा समास है? भर का कोई मतलब नहीं होता, ये हर स्थिति में भर ही रहेगा, किसी स्थिति में चेंज नहीं होगा, इसलिए अव्ययी भाव समास है। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो राजपुत्र संबंध बता रहा है कि पुत्र कौन है? राजा का पुत्र है, तो संबंध तत्पुरुष यहाँ पर सही होगा। जलमग्न, जल में मग्न विभक्ति दी गई है इसमें। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, संप्रदान। पाप मुक्त में कौन सा तत्पुरुष है? पाप से मुक्त, जब भी अलग होने वाली कोई कंडीशन होती है तो वह अपादान कारक के और अपादान समास के अंतर्गत, सॉरी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आती है। महापुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय। महान है जो पुरुष। नील कमल का सही विग्रह क्या है? नीला है जो कमल। चरण कमल, यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि चरण कैसे हैं? कमल के समान। क्या यह द्वंद्व होगा? क्या यह द्विगु होगा? क्या यह अव्ययी होगा? नहीं, यह कर्मधारय समास होगा। त्रिलोक, देखिए संख्या आ गई। द्विगु, पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। अब यहां पर आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं, 5 और तंत्र, क्या ये सही है? जब हम इसका विग्रह करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने जब आपको इसकी परिभाषा बताई तो मैंने आपको कहा था कि आप इसका ध्यान रखेंगे, समूह और समाहार। तो देखिए वो 5 तंत्रों का समूह। नवरात्र में संख्यावाचक पद है। रात्र, नवरात्र, सभी नहीं, नव। माता पिता, दोनों पद प्रधान है। द्वंद्व। सुख दुख का विग्रह क्या है? सुख या दुख। द्वंद्व समास का कौन सा उदाहरण है? पाप पुण्य। नीलकंठ बहुव्रीहि समास, नीला है जिसका कंठ अर्थात भगवान शिव। पीतांबर का विग्रह होगा, पीला है अंबर जिसका। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है?
कोई पद प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। चतुर्भुज, यदि इसका चार अर्थ चार भुजाओं वाले विष्णु से होता तो यह समास है। बहुब्रीहि समास भगवान विष्णु का नाम है। बहुब्रीहि समास में अधिकतर भगवान के नाम ही होते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि में मुख्य अंतर क्या है? तीसरे पद का बोध होना या ना होना। हमको दोनों चीजें ध्यान रखना है, तो हम ये दोनों चीजें कैसे क्लियर करेंगे? जब हम उसका विग्रह करेंगे। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात भगवान श्री गणेश। बहुव्रीहि समास। आजन्म, अव्ययी भाव। असत्य, न सत्य में कौन सा तत्पुरुष है? न तत्पुरुष। दोपहर में कौन सा समास है? चूंकि संख्या बता रहा है तो द्विगु समास है। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय। जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो न पहला पद न दूसरा पद, बल्कि दोनों पद समान हो तो समास कहलाएगा। तो ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो मेरा टॉपिक था समास समझ में आया होगा। क्या समझ में नहीं आया आपको? अब हम उस पर बात करेंगे। तो जब आपको कोई डाउट हो, कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, आप मुझे कमेंट्स करेंगे और मैं उसका कोशिश करूंगी कि मैं उसका रिप्लाई कर सकूं। तो चलिए, जब तक के लिए मिलते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ। गुड डे।